नमस्कार दोस्तों। आज हम उस अदृश्य ताकत की बात करेंगे जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चला रही है, जिसके बिना हम शायद एक दिन भी ना गुजार सकें। बिजली। एक विशाल पावर प्लांट से लेकर हमारे घरों के उस छोटे से सर्किट ब्रेकर तक इलेक्ट्रिसिटी का सफर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के राज खोलने वाले हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। आज की इस चर्चा में हम सीधे 3 मेन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, ये बिजली आखिर बनती कैसे है। दूसरा, सिंगल फेज और 3 फेज के बीच का टेक्निकल अंतर क्या है। और तीसरा, अपने घर के लिए एकदम सही सर्किट ब्रेकर कैसे चुनें। तो चलिए थ्योरी से प्रैक्टिकल तक का ये सफर शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 525। क्या आप जानते हैं कि भारत स्किल्स के लेवल 5 इलेक्ट्रिशियन सिलेबस के अनुसार एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन को सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पूरे 525 घंटे बिताने पड़ते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि हमारे घरों को जगमगाने वाली इस अदृश्य ताकत को सेफली हैंडल करना कितना जटिल और सच कहूं तो कितना सम्मानजनक काम है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जेनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ हम समझेंगे कि इस पावर का जन्म कहाँ से होता है। आखिर ये बिजली पैदा कैसे होती है। इसका पूरा जादू छिपा है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम में। आसान भाषा में कहें तो, जब भी किसी कंडक्टर यानी तार से जुड़े मैग्नेटिक माहौल, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, उसमें बदलाव होता है, तो उसके अंदर अपने आप एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ पैदा हो जाता है। पावर प्लांट्स में जो बड़ी बड़ी रोटेटिंग मशीन्स या जनरेटर्स होते हैं, वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इसी नियम के जरिए रॉ इलेक्ट्रिकल पावर बनाते हैं। है ना कमाल की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पावर कितनी स्ट्रांग होगी, ये कैसे तय होता है। फैराडे का दूसरा नियम बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है, वही तय करेगा कि जनरेटेड पावर कितनी ताकतवर होगी। मतलब जितनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग बिजली बनेगी। एकदम सीधा और सिंपल मैथमेटिक्स जो दुनिया भर के पावर प्लांट्स को चला रहा है। लेकिन अब जरा सोचिए, पावर प्लांट में जो इतनी मैसिव बेहिसाब रॉ पावर जनरेट हुई, वो वहां से निकलकर हमारे और आपके घरों तक और आम इंफ्रास्ट्रक्चर तक सुरक्षित रूप से आखिर पहुंचती कैसे है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, सिंगल फेज और 3 फेज पावर। चलिए देखते हैं कि ये बिजली इस अदृश्य हाईवे पर ट्रैवल कैसे करती है। देखिए, सिंगल फेज पावर और 3 फेज पावर में काफी बड़ा और रोचक अंतर है। सिंगल फेज जो हम आमतौर पर घरों में देखते हैं, वो 120 या 230 वोल्ट्स पर चलती है। इसमें सिर्फ 2 वायर्स होते हैं, लाइन और न्यूट्रल। इससे आप एक शांत मोहल्ले की सड़क की तरह समझ लीजिए, जहां साइकिल के दौरान कुछ मिली सेकेंड्स के लिए पावर लगभग 0 हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ 3 फेज पावर एक विशाल हाई स्पीड इंडस्ट्रियल सुपर हाईवे की तरह है। ये 240 वोल्ट से ऊपर ऑपरेट करती है। इसमें 3 या 4 वायर्स होते हैं और सबसे बड़ी बात, इसका फ्लो एकदम कंटिन्यूअस और बैलेंस्ड होता है। अब सवाल उठता है कि 3 फेज आखिर इतना लगातार और बिना किसी रुकावट के कैसे चलता है। इमेजिन कीजिए 3 अलग अलग वोल्टेज वेव्स को। ये तीनों वेव्स एक दूसरे से परफेक्टली 120 डिग्रीज की दूरी पर सेट होती हैं। ये 120 डिग्री की मैथमेटिकली प्रिसाइज स्पेसिंग पावर के उन छोटे छोटे गैप्स को बिल्कुल खत्म कर देती है जो सिंगल फेज में होते हैं। यही वजह है कि बड़े डेटा सेंटर्स और भारी फैक्ट्रीज, जहां 1 सेकंड का भी पावर फ्लक्चुएशन नहीं चल सकता, वहां सिर्फ और सिर्फ 3 फेज सिस्टम ही काम आता है। और सिर्फ अनइंटरप्टेड पावर ही नहीं, इसके और भी कई फायदे हैं। 3 फेज पावर की सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटी बहुत हाई होती है, जिससे फ्लक्चुएशंस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे हैरान करने वाला इकोनॉमिक फैक्ट है। जब आप भारी इंडस्ट्रियल लोड्स को 3 वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हर वायर पर करंट लोड कम हो जाता है। इसका फायदा ये है कि आप पतले वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए, ज्यादा पावर डिलीवर करने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और वायरिंग की कॉस्ट में एक्चुअल बचत होती है। चलिए अब उस विशाल इंडस्ट्रियल सुपर हाईवे से उतरकर अपने घर के इलेक्ट्रिकल पैनल पर आते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक है साइजिंग सर्किट ब्रेकर्स। घर के लेवल पर हमारा सबसे बड़ा रक्षक, हमारा गेटकीपर होता है एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
जब कभी हमारे घर के इस इंटरनल इलेक्ट्रिकल हाईवे पर अचानक से लोड बढ़ जाता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये छोटा सा डिवाइस खुद को ट्रिप करके पावर कट कर देता है, जिससे किसी तरह का नुकसान या आग लगने का खतरा टल जाता है। ये बिल्कुल एक अलर्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। लेकिन एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन आखिर डिसाइड कैसे करता है कि आपके कमरे के लिए कौन से साइज का एमसीबी लगेगा? इसके 4 बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल स्टेप्स हैं। पहला, लोड का टोटल पावर कैलकुलेट करना। दूसरा, उस पावर को करंट यानी एम्पियर्स में बदलना। तीसरा, उसमें एक जरूरी सेफ्टी मार्जिन जोड़ना। और चौथा, मार्केट में अवेलेबल सही एमसीबी साइज को चुनना। चलिए इन्हें जल्दी से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम एक कमरे का लोड निकाल रहे हैं। स्टेप 1 में हम एवरीडे अप्लायंसेस की पावर जोड़ते हैं। एक 100 वॉट का लैंप है, उसके साथ एक 75 वॉट का सीलिंग फैन और एक 200 वॉट का टीवी चल रहा है। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो हमारा टोटल लोड पावर हो जाता है 375 वॉट्स। बहुत सिंपल। अब आता है स्टेप 2। हमें इस 375 वॉट्स को एम्पेयर्स में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है। करंट I = पावर P डिवाइडेड बाय वोल्टेज V। इंडिया में अगर हम अपने स्टैंडर्ड 220 वोल्ट की सप्लाई मानकर चलें तो 375 वॉट्स को 220 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है लगभग 1.70 एम्पेयर्स। ये वो बेसिक करंट ड्रॉ है जो आपके इन अप्लायंसेस को नॉर्मल कंडीशन में चलने के लिए चाहिए। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और यहाँ एंट्री होती है इस नंबर की 1.25। ये एक बेहद क्रूशियल सेफ्टी मल्टीप्लायर है। देखिए, जब भी फ्रिज, एसी या कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर वाला अप्लायंस स्टार्ट होता है तो शुरुआती कुछ सेकंड्स में वो अचानक से ज्यादा करंट खींचता है। इसे पावर सर्ज कहते हैं। इस सर्ज को झेलने के लिए हमेशा 25% की एक सेफ्टी मार्जिन जोड़ी जाती है। तो हमने जो 1.70 एम्पियर्स निकाला था उसे 1.25 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा सेफ कैलकुलेटेड करंट आता है 2.13 एम्पियर्स। अब आता है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कदम, सही एमसीबी चुनना। हमारा फाइनल कैलकुलेटेड करंट था 2.13 एम्प्स, लेकिन मार्केट में एमसीबी हमेशा स्टैंडर्ड साइजेस में ही मिलते हैं, जैसे 2, 4, 6 या 10 एम्प्स। रूल ये कहता है कि हमेशा अपने कैलकुलेटेड करंट से अगला बड़ा अवेलेबल साइज ही चुनें। अगर आप 2 एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे तो वो बार बार ट्रिप होगा क्योंकि आपका लोड 2.13 है। इसलिए यहाँ एक 4 एम्पियर का एमसीबी आपके उस कमरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सुरक्षित चॉइस होगा। हालांकि अगर आप किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि बात सिर्फ करंट कैलकुलेट करने की नहीं होती, उन्हें और भी कई एडवांस्ड फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि लोड टाइप क्या है। हेवी मोटर्स के लिए उन्हें C या D टाइप के खास एमसीबी लगाने पड़ते हैं। या फिर तार की लंबाई कितनी है, क्योंकि लंबा तार मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। यहाँ तक कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। बहुत गर्मी होने पर एमसीबी की करंट झेलने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, जिसे डी रेटिंग कहते हैं। इन सब छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने से ही एक फ्लॉलेस इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनता है। तो दोस्तों, इस सबको समझने के बाद अंत में एक रोचक सवाल पर विचार करते हैं। जिस तेजी से हमारे घरों में स्मार्ट टीवीज, मल्टीपल एसीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स और ढेर सारे गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, हमारी पावर की मांग आसमान छू रही है। तो क्या वो दिन दूर है जब एक आम मॉडर्न घर को बार बार एमसीबी ट्रिप होने से बचाने के लिए उसी इंडस्ट्रियल लेवल की 3 फेस पावर की आवश्यकता पड़ने लगेगी जो फैक्ट्रीज में यूज होती है? ये आने वाले कल की जरूरतों का एक अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।